इतिहास का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। पहला भाग तो है पुरातात्विक स्रोत। जो चीज़ें हमें खुदाई में मिल गई हैं उनके आधार पर हम इतिहास की रचना करते हैं, वो पुरातत्व की सामग्री है। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसमें अभी मैंने आपसे वेदों की बात की, वो हमारे सबसे पुराने आधार हैं। और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान लिया है कि ऋग्वेद है वो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भले ही प्रारंभ में उसे लोगों ने सुन सुनकर याद किया होगा, लेकिन बाद में तो वो लिखे हुए रूप में आ गया और आज पूरी दुनिया के सामने है। और तीसरा विवरण, हालांकि वो दूसरा विवरण और तीसरा विवरण, ये दोनों ही विवरण साहित्यिक हैं, लेकिन फिर भी हमने इनका विभाजन कर लिया अध्ययन की सुविधा से। पहला, भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का जो स्रोत है नंबर 1, वो है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा भाग है तो वो साहित्यिक स्रोत ही, लेकिन हमने उससे थोड़ा अलग कर दिया अध्ययन की सुविधा के लिए। वो विदेशी यात्रियों का या विदेशी लेखकों का विवरण है। तो अब हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों को हम 2 रूपों में देख सकते हैं। एक तो वो जिस रूप में मिले हैं उसी रूप में उनको पढ़ना। जैसे मान लीजिए कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के दौरान हमें कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। अलग अलग तरह की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं इतिहास की खुदाई में। उनके ऊपर जो रंग किया हुआ है या उनकी जो पकाई है, उनको जिस तरीके से आग में पकाया गया है, उसके आधार पर हमने ये विभाजन कर दिया कि ये बर्तन पहले के काल का है, ये उसके बाद के काल का, और ये उसके भी बाद के काल का। अब वो बर्तन है या मिट्टी का बर्तन है या वो धातु का बर्तन भी कहीं मिल गया है, तो वो हमारे लिए बस मूल स्रोत है। वो बर्तन ही बोलेगा। वो मिट्टी का जो बर्तन है, उसका जो हमको एक खंड मिला है, उसका एक टुकड़ा मिला है, वो बोलेगा अपने आप में। वो पुरातत्व का एक प्रकार का स्रोत है। लेकिन जो दूसरा रूप है पुरातत्व का, जैसे हमें खुदाई में एक मूर्ति मिल गई और उस मूर्ति पर कुछ अंकन भी है, कुछ लिखा हुआ भी है, तो वो लिखा हुआ हमारा जो इतिहास रचना का जो आधार है, दूसरी चीजें हैं, दूसरे आधार है हमारे, उन आधारों के साथ उसको जोड़कर अपन और अपने इतिहास रचना को और अच्छा कर सकते हैं। तो इन 2 तरीकों से आपको पुरातत्व के स्रोतों को देखना पड़ेगा, पुरातात्विक स्रोतों को देखना पड़ेगा। अब ये पुरातात्विक स्रोत कैसे कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वो अभिलेख के रूप में हो सकते हैं, वो मुद्राओं या सिक्कों के रूप में हो सकते हैं, मोहरों के रूप में हो सकते हैं, कलाकृतियों के रूप में हो सकते हैं, कहीं कोई स्मारक दिखाई दे सकता है हमको, कहीं कोई भग्नावशेष हो सकता है, कोई खंडहर जिसको अपन कहते हैं, जैसे कोई मंदिर का खंडहर मिल गया, कोई महल का खंडहर मिल गया, कहीं कोई हमको स्तूप मिल गया, है ना, कोई चैत्य मिल गया, कहीं कोई विहार मिल गया, इस तरह से। और फिर बाकी जो बची हुई चीज़ें, जैसे कोई, अभी मैंने बर्तन कहा, कोई उपकरण, कोई हल मिल गया, मान लो मिट्टी का बना हुआ हल मिल गया, लकड़ी का हल मिल गया, कोई आभूषण मिल गया, मणके मिल गए। सिंधु सभ्यता में बहुत मणके मिले हैं। तो इन चीज़ों को अपन एक बार समग्र रूप से देख ले तो हमारा क्या है कि ये जो पुरातात्विक स्रोत का जो भाग है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में, ये पूरा हो जाएगा। तो अभिलेख हैं जैसे, तो अभिलेख का मतलब लिखा हुआ, चाहे वो पत्थर पे लिखा हुआ हो, चाहे वो कोई ताम्रपत्र पर लिखा हुआ हो, है, चाहे वो किसी मूर्ति पर भी लिखा हुआ होगा, तो वो हमारे लिए अभिलेख होगा। हम उसका वो भाग अलग कर लेंगे बाकी चीज़ों से और वो हमारे लिए एक अभिलेख हो जाएगा। और उसमें खास बात क्या होती है, किसी भी चीज़ पर जो लिखा हुआ है ना, वो अभिलेख है। शिला पे लिखा होगा तो वो शिलालेख हो जाएगा। यदि किसी स्तंभ पर लिखा हुआ है तो आप किताबों में पढ़ेंगे कि वो स्तंभ लेख है। यदि ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है, ज़्यादातर भूमि का दान वगैरह वो ताम्रपत्र पर किया जाता था, तो वो आपके लिए ताम्रपत्र हो गया। किसी गुफा में या गुहा में कोई लिखा हुआ कुछ मिल गया तो हमारे लिए वो गुहा लेख हो गया।
मूर्ति पे लिखा मिला तो मूर्ति लेख हो गया। अब ये किसी राजा ने या किसी सामंत ने ऐसा किया है तो वो एक तरह से राजकीय हो जाएगा, और यदि आम जन में से या उनके अलावा जिस किसी ने किया वो फिर गैर शासकीय हो जाएगा, अशासकीय हो जाएगा। उस आधार पे हम उनका मूल्यांकन करेंगे, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे, अब कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, या जैसे आपने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में सुना होगा, हरिसेन ने उसकी रचना की थी, या जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इस तरह के अभिलेख हमको नहीं मिलते, तो इतिहास की बहुत सारी चीज़ें हम जाने बिना रह जाते, इस बात को आप मान के चलिए। और जैसे बांसखेड़ा और मधुबन के अभिलेख है। अब बाणभट्ट ने तो हर्षवर्धन के दान के स्वभाव का वर्णन किया, लेकिन उसकी पुष्टि है ना वो इन अभिलेखों से होती है। तो अभिलेख हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अभिलेखों पर जो चीज़ें लिखी मिलती है, आप राजा की वंशावली के बारे में जान सकते हैं, तिथिक्रम के बारे में जान सकते हैं, जिनके बारे में विदेशी विद्वान ये कहते हैं कि साहब भारतीयों की इतिहास चेतना समय को लेकर नहीं थी। तिथिक्रम मिलता है ना, फिर वंशावली एक के बाद कौन हुआ, क्या ये ऐतिहासिक क्रम नहीं है? तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। बहुत सारी घटनाएं मिलती है उस जमाने की। आप भूगोल को जान सकते हैं, कौन सा किस स्थान पर दान किया गया या किस स्थान पर ये निर्माण हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप उससे जान सकते हैं। अब अशोक के स्तंभ लेख हैं, यदि ठीक है उस अशोक के स्तंभ लेखों पर जो लिखा हुआ है उसको विदेशी विद्वान ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप से वो बात निकल कर आई, हमें कोई समस्या नहीं है। इतिहास के विद्वान सारी दुनिया के विद्वान हैं, वो सब एक ही हैं, कहीं से भी कुछ आया हो। हम तो कोई विभाजन करके, भारतीय तो कोई विभाजन करके चलते भी नहीं हैं, हमें जहाँ से जो चीज़ मिली वहाँ से हमने ली। तो जेम्स प्रिंसेप ने यदि नहीं पढ़ा होता अशोक की लिपि को, तो आज अशोक है वो इतिहास में गिना ही नहीं जाता, उसका कहीं जिक्र ही नहीं होता। देवा नाम पिए दस्सी, ये नाम हमको पता ही नहीं चलता कि ये नाम अशोक का है क्या। तो है बौद्ध धर्म के लिए अशोक ने जो किया, क्यों किया, वो एक अलग वजह है, उसकी बात भी कभी करेंगे। मुख्यतः वो अपनी जो स्नातकोत्तर कक्षाएं होती है उनमें हम इनका विश्लेषण भी करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जानकारी तो मिली है। चंद्रगुप्त का मेहरौली स्तंभ लेख है, कितना महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा क्यों यूनानी हेलियोडोरस का भी तो स्तंभ लेख है विदिशा में। रामगुप्त का एक प्रयाग स्तंभ लेख है ना। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। राजस्थान में आप अजमेर के पास देखेंगे तो एक बरली खंड एक स्तंभ मिला है, खंडित है वो, उस पर भी लेख मिलेगा। मौर्य काल के पहले के काल को यदि आप जानना चाहेंगे तो आप इस बरली के अभिलेख का उपयोग कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक मौर्यों का विस्तार था। वो तो अपना जो चित्तौड़ है उसके लिए भी कहते हैं कि कभी यहाँ चित्रांगद मौर्य का शासन था। तो ये अभिलेख है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। गुफाओं में कहीं तो भिक्षु रहते थे, कहीं साधु संत रहते थे, वो वहाँ लिख देते थे गुफा के अंदर, वो तो चले गए, गुफा की दीवारों पे लिखा हुआ, लेकिन वो अभिलेख हमारे लिए छोड़ गए, है ना। दशरथ का वो नागार्जुनीय गुहालेख है, बहुत काम का है। सातवाहनों के अभिलेख देखने हो तो आप नासिक का देखिए, आप नाना घाट का देखिए, आपको बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे गुफाओं के भी। दक्षिण भारत में जो शकों और सातवाहनों का संघर्ष है उसके अभिलेख मिलेंगे आपको बहुत सारे, है ना। और ताम्रपत्रों की तो बात मैं कर ही चुका कि भाई दान देने वाले का भी उल्लेख, दान लेने वाले का भी उल्लेख। और यदि हम मध्यकाल के थोड़ा पहले जाए अपन 600 से लेके 1200-1300 ईस्वी तक का, या 500 से लेके 1300 ईस्वी तक का अपन काल देखें, तो हमें तो इन ताम्रपत्रों से इतिहास को समृद्ध करने के बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, है ना। बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे उनको सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनवाए गए। एक राजा है वो दूसरे राजा को बुद्ध का दांत भेज रहा है, आगे बताऊंगा मैं आपको जब उसका समय आएगा। वो दांत भेज रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा स्तूप बन गया,
तो वो क्या वो भी हमारे लिए इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा स्तूपों के जो तोरण है या उनकी जो वेष्टनियाँ हैं, उन पे आप बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, सांची का, भरहुत का, अमरावती का, इस तरह के बहुत सारे हैं। और चाहे वो वैदिक धर्म से संबंधित मूर्तियां हो, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, चाहे जैन धर्म से मूर्तियां हो, से संबंधित मूर्तियां हो, उनके आप या तो ऊपर लिखा कुछ पाएंगे या उनके आप नीचे लिखा कुछ पाएंगे, या उनका जो पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग, उस पर लिखा हुआ कुछ पाएंगे। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्या है अभिलेख आपको इन कलाकृतियों पर भी मिलेंगे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा भाग इसका है वो सिक्के हैं। प्राचीन भारत में सिक्के ढलते तो थे नहीं, उनको बस चिन्ह अंकित हैं, जिनको अपन आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कह देते हैं, है ना। उसके बाद में जाके उन सिक्कों पर कुछ लिखा जाने लगा, तो वो हमारे लिए लिखित प्रमाण हो गए और पुरातत्व के प्रमाण भी हो गए, है ना। और ईसा के पहले की दूसरी शताब्दी बोल रहा हूँ मैं, और ईसा की तीसरी शताब्दी, यानी कुल 500 साल हो गए। 300 ईसा के बाद के और 200 ईसा के पहले के, इन 500 सालों की जानकारी तो हमें सिक्कों से मिलती है, बहुत सारी जानकारी, है ना। यूनान और रोम के इतिहासकारों ने तो ये कहा कि भारत में तो 4-5 ही हिंद यूनानी शासक हुए हैं, लेकिन जब सिक्के देखे गए तो पता चला कि ईसा के पहले के 200 और ईसा के बाद के 100, इन 300 सालों में भी है ना आपको लगभग 25-30 हिंदी यूनानी शासकों की जानकारी मिलेगी। तो ये जानकारी सिक्के तो दे रहे हैं हमको, ये हमको देखना पड़ेगा। और फिर सिक्कों पर हमको राजाओं के नाम मिल जाते हैं, उनकी उपाधि मिल जाती है, उनकी तिथि मिल जाती है, उनका राज चिन्ह मिल जाता है, उनका धर्म चिन्ह मिल जाता है, किस धर्म को वो मानने वाले थे, ये बहुत ज़रूरी है। कनिष्क विदेशी शासक था, लेकिन वो बौद्ध हो गया। और उसके जो सिक्के हैं भारत में, बहुत सारे सिक्के हैं, आपको कनिष्क के बहुत सिक्के मिलेंगे आपको जगह जगह पर। और उसके सिक्कों पर तो बौद्ध चिन्ह भी मिल जाएगा, वैदिक चिन्ह भी मिल रहा है, ईरानी चिन्ह भी मिल रहा है, यूनानी देवता भी मिल रहे हैं। तो ये एक कितनी कितनी जोरदार बात है अब भारतीय संस्कृति के लिए कि एक शासक, कुषाण शासक, जो यहाँ का मूल रूप से तो उसके पूर्वज यहाँ के थे ही नहीं। अब वैसे तो अपन भारत का विस्तार माने तो फिर अपना विस्तार बहुत दूर तक जाता है। ईरान है, उसका प्राचीन नाम आर्यान बताते। तो इस तरह से तो कनिष्क जहाँ से आ रहा है, या कुषाणों के अलावा कनिष्क कुषाण था, शक जहाँ से आ रहे हैं वहाँ तक भी अपना विस्तार हम बता सकते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है, उसकी चर्चा अभी अपन करेंगे नहीं। अच्छा, आपको सिक्के बता देंगे कि भाई इस राजा ने क्या अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ को आप जानते हैं कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, उस घोड़े को जो राजा रोक लेता था, इसका मतलब वो चुनौती दे रहा है जिस किसी का भी वो घोड़ा है। फिर वो जब घोड़ा वापस आ जाता था तो अश्वमेध, मेध का मतलब बलि देना होता है एक तरह से, है ना। तो फिर वो अश्वमेध यज्ञ हो गया। तो आपको समुद्रगुप्त की सूचना मिलेगी कि वो अश्वमेध यज्ञ करता है। उसके सिक्कों पर लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम है, जिसका पराक्रम अश्वमेध यज्ञ करने से है ना। वो वीणा बजाता हुआ दिख रहा है समुद्रगुप्त आपको सिक्कों पर। तो एक राजा जब वीणा बजा रहा है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जो दौर था, उसका जो समय था, वो संगीत कला का समय भी था, ये अपन बता सकते हैं। फिर जो प्रारंभ के जो गुप्त काल के शासक हैं, उनके सिक्के तो शुद्ध सोने के बने हुए, और जब स्कंद गुप्त का समय आता है तो उस सोने में मिलावट हो जाती है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति जब बहुत अच्छी थी जिस दौर में, उस दौर में तो सोने के सिक्के, और जब आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है तो सिक्कों में उसी के अनुपात में मिलावट आ जाती है। मोहरों के बारे में आप जान सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों से तो आप पूरी संस्कृति का अनुमान लगा सकते हैं। जो मातृ देवी उनकी है, चाहे वो धरती को ही मानते हों, धरती भी हो सकती है। जब एक मोहर में एक देवी के, एक स्त्री के, जो जिसने कुछ धारण नहीं कर रखा है, वस्त्र वगैरह है, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, और ईसा के 2000 से लेकर 2500 वर्ष पहले तक जारी है। नई रिसर्च हो रही है, नए शोध हो रहे हैं, उनमें तो और भी पहले जाएगी ये चीज़ें। राजस्थान में तो कालीबंगा है ना, इसका बहुत बड़ा उदाहरण। आपको देखना हो तो आप कालीबंगा जाइए, वहाँ एक बना हुआ है अपना
संग्रहालय म्यूजियम है वहाँ, जाके देखिए, आपको वहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर बहुत अच्छी अच्छी मोहरें मिलेंगी और ये चीज़ें वहाँ दिख जाएंगी आपको। एक देवता दिखाया गया है पशुपति। अब जो जैन संप्रदाय है उसमें तो वो पशुपति को ऋषभ देव से जोड़ते हैं। तो कितना कितना विस्तार है भारतीय संस्कृति का, इसको हम इन सिक्कों के माध्यम से जान सकते हैं। अभी तक तो हम जो सिंधु सभ्यता के जो सिक्के हैं, सॉरी, जो मोहरे हैं, वो मोहरों का ही लेन देन होता था विनिमय में, वस्तु के अलावा उनका भी विनिमय, उनसे भी विनिमय होता था। उन पर जो अंकन है उसको पढ़ ही नहीं पाए अब सही तरीके से, वो भी हमें पढ़ना है अभी, उसके बारे में भी हमें जानना है। उसके अलावा जैसे एक जो वैशाली है, प्राचीन वैशाली, वहाँ पर जगह है बसाड़, वहाँ पर हमें करीब 350 274 हमको मोहरें मिली हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी में वो मोहरें किसी राजा की मोहरें नहीं है जो मिली हैं 4वीं शताब्दी ईस्वी में, जो काम में आती थी और हमको मिली है, वो किसी राजा की मोहरें नहीं है। वो एक श्रेणी की मोहरें हैं, व्यापारियों के संगठन की मोहरें हैं वो। हम अब अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा व्यापार का विस्तार था अपने देश में, जहां श्रेणियों को सिक्के ढालने का, मोहरें चलाने का मौका मिल रहा है। आप ये देखिए, कलाकृतियों के बारे में मैंने कहा ही, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता में अपन देखें, मोहनजोदड़ो में जो कांसे की जो नर्तकी मिली है, आप जान सकते हैं कि कला के क्षेत्र में हम कितने आगे थे। और जो मिट्टी की तो दुनिया भर की हमको मूर्तियां हैं, या दुनिया भर की मोहरें हैं, मूर्तियां तो ज़्यादा नहीं, मोहरें हैं, वो हमें सिंधु काल में प्राप्त हुई हैं। भित्ति चित्र हैं, शैल चित्र हैं, यानी करीब 500-600 साइट्स हैं भारत में, वहाँ अपने भारत में, जहाँ भित्ति चित्रों पे जो अंकन है या जो चीज़ें दिखाई देती है, उनके आधार पे आप इतिहास की रचना कर सकते हैं, इतिहास की रचना में सहयोग दे सकते हैं उनके माध्यम से। ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, आप मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट एक जगह है भीमबेटका, वहाँ शोध लगातार चलता है, शोध कभी खत्म ही नहीं होता है। इतने सारे हमको जो है ना वो शैल चित्र मिले हैं, चट्टानों पे बने हुए चित्र। और राजस्थान में आप नीमका थाना के पास जाइए, बहुत सारी साइट्स है वहाँ पे, और हमारे साथी बहुत सारे काम भी वहाँ पर कर रहे हैं। तो मौर्य काल से पहले से लेके मौर्य काल के बाद तक आप देख सकते हैं। और बैराठ रहा अपना, जो कभी किसी ज़माने में विराटनगर था, आज जयपुर जिले में, जयपुर के आस